आखिर क्यों उठ रही है नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग? क्यों नेपाली लोग नेपाल से गणतंत्र हटाकर राजशाही वापस लाना चाहते हैं? क्यों आज तक सिर्फ नेपाल पर हिंदुओं का ही राजपाट रहा है? ऐसी क्या वजह रही है नेपाल के संविधान में समय दर समय बदलाव किया गया? क्या वाकई फैलता करप्शन सरकार की देन है? भारत क्यों नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और इसमें भारत का क्या फायदा है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। आज जिस नेपाल में तेजी से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, कुछ साल पहले नेपाल के ही लोग थे जिनको राजा का तख्ता पलटकर इसे एक सेकुलर स्टेट बनाने की पुरजोर कोशिश की थी और ऐसा हुआ भी था। तो फिर क्यों आज नेपाली नेपाल में फिर से राजशाही लाना चाहते हैं और सेकुलर सिस्टम को हटाना चाहते हैं? नेपाल की हिस्ट्री काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। नेपाल का इतिहास शुरू हुआ था मोनार्ची यानी राजतंत्र के साथ, जिसमें राजा ही देश का मालिक था और उसका बनाया कानून ही सर्वोपरि था। लेकिन फिर यहाँ डेमोक्रेसी का दौर आया और आज नेपाल में कट्टर कम्युनिज्म का राज है। लेकिन करंट टाइम में लोग फिर से राजशाही की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की जनता खुलेआम ये चीख कर कह रही है कि डेमोक्रेसी, संविधान, सरकार, इन सबसे बेहतर तो हमारे हाल राजतंत्र में थे। हमें लोकतंत्र सरकार नहीं चाहिए, बल्कि हमें राजा का दौर राजतंत्र चाहिए। वहीं हमारे देश को संभाले और पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जाए, जो कि काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि हर जनता चाहती है कि प्रजातंत्र आए और वो खुद अपने देश की लीडर चुने। लेकिन यहाँ नेपाल प्रजातंत्र की हटकर मोनार्ची लाना चाहती है और इसकी एक नहीं बड़ी दो वजहें हैं। लेकिन इन्हें जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी जल्दी से कर लीजिए। आज नेपाल की मांगें दो हैं। पहली, गणतंत्र को खत्म करके दोबारा राजशाही की वापसी हो, और दूसरी मांग है नेपाल को सेकुलर राष्ट्र से दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यही दो मुद्दे आज नेपाल में दंगे, फसाद और प्रदर्शन को जन्म दे रहे हैं। इस प्रदर्शन की जड़ है नेपाल का इतिहास। साल 1778 में नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को दुनिया का सबसे पहला हिंदू राष्ट्र घोषित किया था और फिर करीब 239 सालों तक नेपाल ने दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया। लेकिन फिर 2006 का साल नेपाल के सालों पुरानी राजशाही को जड़ से हिला गया और इस साल नेपाल से राजशाही और राजतंत्र का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया और संवैधानिक सभा का गठन किया गया। इसके बाद साल 2007 में इस संवैधानिक सभा ने अंतरिम संविधान में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। लेकिन अभी ये ऑफिशियली नहीं बना, लेकिन 8 साल बाद यानी 2015 में आधिकारिक तौर पर इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर लोगों के बीच राजशाही को लेकर बातें होनी शुरू हो गई। आज यही बातें एक बड़े मुद्दे का रूप ले चुकी हैं और नेपाल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल जब से राजशाही खत्म होकर लोकतंत्र का दौर आया है, तब से नेपाल के राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसका जीता जागता सबूत है राजशाही खत्म होने के बाद 18 सालों में 13 सरकार बनी है और ये सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई है। नेपाल की राजनीतिक पार्टियां देश के विकास की नहीं बल्कि अपने फायदे की उम्मीद से देश की कमान संभालती हैं, इसलिए भ्रष्टाचार, करप्शन देश का खोखला करता जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2016 में नेपाल के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का एक ऑडियो टेप खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के बाद 70 करोड़ रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, साल 2019 में तो कुछ मिनिस्टर्स ने मिलकर ही सरकारी जमीन को अपने कब्जे में करके सस्ते दामों पर बेच दिया। सोचिए, जिस देश की सरकार का ये हाल है, वहाँ की जनता कैसे गलत काम नहीं करेगी। यही वजह है कि जनता लोकतंत्र से खुश नहीं है, क्योंकि इससे न सिर्फ देश को खतरा है बल्कि इकोनॉमी को भी बुरी तरह से चरमरा दिया गया है। जहां राजशाही यानी कि 2006 में युवाओं की बेरोजगारी दर सिर्फ 19% हुआ करती थी, वहीं 2021 में ये 22% के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। अब आप ही सोचिए, जिस देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी दर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उस देश में भला जनता का भविष्य कैसे संवरेगा? और जब युवा ही अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे तो देश को आगे कैसे ले जाएंगे? यही नेपाल और जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और राजशाही की मांग में सिर्फ जनता ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ नेता, बड़े बड़े लोग भी लोकतंत्र को हटाने की आवाज उठा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी जनता के साथ मिलकर राजशाही की चिंगारी को और हवा दे रही है और इन्हीं लोगों की नारेबाजी के बीच एक गूंज और सुनाई दे रही है कि नेपाल को सेकुलर से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो
इसका भी एक बड़ा कारण है और वो है हिंदू शासन। जहां नेपाल में जब से ये अस्तित्व में आया, इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू परचम ही लहराया है। हिंदू राजाओं ने ही नेपाल की कमान संभाली है और आज से ठीक 12,000 साल पहले मिथिला किंगडम की शासिका भी हिंदू ही थी। राजकुमारी सीता माँ फिर 4 से 9 शताब्दी तक यहाँ लिच्छवी डायनेस्टी की हुकूमत कायम रही, जिसकी राजकुमारी थी जैनिज्म के खोजकर्ता वर्धमान महावीर की माँ त्रिशाला जी। इसके बाद भी 18वीं शताब्दी तक नेपाल पर मल्ला डायनेस्टी के साथ साथ और भी कई छोटी बड़ी डायनेस्टी की हुकूमत की और 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने यहाँ शासन किया और इन्हीं के दौर में यानी कि शाह डायनेस्टी में नेपाल काफ़ी फला फूला और यहाँ हिंदुत्व की लहर दौड़ पड़ी। नेपाल को शुरू से हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा गया क्योंकि नेपाल पर शुरुआत से हिंदू का राजपाट रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात नेपाल के संविधान में भी की गई। आर्टिकल 27 में राजा को डिस्क्राइब करते हुए लिखा गया है कि पृथ्वी नारायण का वंशज ही नेपाल का राजा होगा और आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाला होगा। नेपाल में हिंदू धर्म को शुरू से महत्व दिया गया है, इसलिए न सिर्फ हिंदू राजाओं ने राज किया बल्कि ये हिंदू राष्ट्र भी कहलाया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म क्यों ही यहाँ मान्यता प्राप्त है या फिर इसी धर्म को सबसे ऊंचा माना जाता है, नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी की बात कही गई है। इसलिए नेपाल का हिंदू राष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष बनना सीधे सीधे राजशाही को खत्म होने से ऐसा जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब राजशाही थी तो यहाँ सिर्फ हिंदू ही राजा बनाए जाते थे, लेकिन लोकतंत्र गणतंत्र के आने के बाद यहाँ कोई भी शासन कर सकता है। लोकतंत्र के आने के बाद नेपाल में धार्मिक तनाव बढ़ गया। हिंदू राष्ट्र कहलाए जाने वाले नेपाल में हिंदुओं की संख्या घटती गई और ईसाइयों की बढ़ती चली गई। 1951 यानी राजशाही के दौर में यहाँ एक भी ईसाई नहीं था, लेकिन 2001 में कांग्रेस की सरकार के दौरान यहाँ ईसाइयों की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई। 2008 में कम्युनिस्ट सरकार के आने के बाद ये नंबर तेजी से बढ़ गए और 12 से 15 लाख ईसाई हो गए। और रिपोर्ट्स से भी यही पता चलता है कि नेपाल दुनिया का सबसे तेजी से क्रिश्चियन बनने वाला देश है। अपने देश में दूसरे धर्म के लोगों को बढ़ना देखना खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल है बांग्लादेश। इसलिए लोकतंत्र को हटाकर मोनार्ची लाने चाहते हैं, क्योंकि मोनार्ची में सिर्फ हिंदुओं की आबादी फल फूल रही थी और इस आवाज में सिर्फ जनता, राजनीतिक पार्टियां ही शामिल नहीं, बल्कि भारत भी नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता है, क्योंकि भारत खुद ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रखने वाला देश है। और ऐसे में अगर उसे अपने दूसरे साथी नेपाल हिंदू राष्ट्र के तौर पर मिल जाता है तो भारत की ताकत और बढ़ सकती है। कई लोगों ने, इवन यूएस ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन प्रोटेस्ट्स को फंड दे रही है, क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि उसका पड़ोसी देश, वहां की सरकार स्टेबल हो और भारत के साथ दोस्ती बनाए रखे। क्योंकि ये बात सच है कि एक देश जितने देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा उतना ही उसे फायदा होगा। और चाणक्य जी के अर्थशास्त्र में भी यही लिखा है कि किसी भी राष्ट्र के पड़ोस में एक स्थिरता और फ्रेंडली गवर्नमेंट का होना उस देश के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को नेपालियों का साथ देना चाहिए या फंडिंग देना चाहिए? ये सही है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।